ये संसार पानी की गहराई में बना हुआ एक बुलबुला है। ये बुलबुला पानी की गहराई से होते हुए सतह तक जा रही है। सतह इस बुलबुले का भविष्य है और गहराई इसका भूतकाल। बबल जैसे जैसे सतह की ओर बढ़ता है वैसे वैसे बड़ा होता जाता है और फिर फूट जाता है। हम ऐसे ही एक बुलबुले में रह रहे हैं और इस जैसे और भी बुलबुले पानी में बनते हैं जिसे हम पैरेलल वर्ल्ड कहते हैं। हम अपने जीवन में जितने भी निर्णय लेते हैं उन निर्णयों की वजह से एक अलग यूनिवर्स बन जाता है जिसे हम पैरेलल वर्ल्ड कहते हैं। पैरेलल वर्ल्ड हमसे जितना नज़दीक होगा हमारे निर्णय में उतना ही कम अंतर होगा। जैसे कि आज सुबह तुमने निर्णय लिया होगा कि मैं राइस खाऊं या ब्रेड, और उसी वक्त एक नए पैरेलल वर्ल्ड का निर्माण हो गया था। एक वर्ल्ड में आपने राइस खाया होगा और एक वर्ल्ड में आपने ब्रेड। ये सारी बातें शोडाई हिडाका अपने 7 साल के बेटे कोयुमी को बता रहा था। हिडाका अपने बेटे को और बातें बताता है कि हम कभी कभी अनजाने में एक पैरेलल वर्ल्ड से दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाते हैं जिसे हम पैरेलल शिफ्ट कहते हैं। पैरेलल शिफ्ट में केवल हमारी चेतना यानी कि हमारी सोच ट्रैवल करती है, ना कि हमारा शरीर। पैरेलल वर्ल्ड की स्टडी को वर्चुअल साइंस कहा जाता है और हिडाका उसी में काम करता था। कोयोमी अपने डैड से पूछता है कि कितने पैरेलल वर्ल्ड होते हैं। हिडाका जवाब देता है कि ये हमारे ऊपर है, हम जितने चॉइसेस बनाएंगे उतने ही पैरेलल वर्ल्ड्स क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद हिडाका को उसकी वाइफ का फ़ोन आता है और उन्हें पता चलता है कि उनका डॉग यूनो मर चुका है। इससे कोयोमी को एक झटका लगता है और फिर वो अपने मन में सोचता है कि मैं बस 7 साल का था जब मैंने अपने लाइफ का पहला बड़ा डिसीज़न लिया था। फिर हमें पता चलता है कि कोयोमी के मॉम और डैड का डाइवोर्स हो चुका था और कोयोमी ने अपने डैड के साथ रहने का फैसला लिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोयोमी अपने डॉग को देखने जाता है जहां उसे अपने दादाजी भी मिलते हैं। दादाजी अपने डॉग के मरने की वजह से बहुत सैड थे। वो यूनो की ग्रेव पर खाना रख कर बहुत रोने लगते हैं। फिर कोयोमी अपने डे केयर में लौट आता है। कोयोमी के फादर जिस लेबोरेटरी में जॉब करते हैं ये डे केयर वहीं पर बना हुआ है। कोयोमी अपने डॉग यूनो की एक तस्वीर को देखकर बहुत जोर से रोने लगता है। तभी उसके पास शियोरी नाम की एक लड़की आ जाती है और उससे रोने का कारण पूछती है। कोयोमी उसे सारी बातें बता देता है कि उसका डॉग मारा जा चुका है, लेकिन वो उसे एक बार और देखना चाहता है और इतना बताकर वो और जोर से रोने लगता है। उसकी बात सुनकर शियोरी उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। शियोरी उसे आईपी कैप्सूल नाम की मशीन के पास लेकर आती है और कोयोमी को पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बताकर कहती है कि मैं तुम्हें इस कैप्सूल की मदद से एक ऐसे वर्ल्ड में भेज दूंगी जहाँ पर तुम्हारा डॉग यूनो जिंदा होगा। और इतना बताकर वो कोयोमी को कैप्सूल में सुला देती है और कहती है कि कैप्सूल के अंदर तुम बस अपने डॉग के बारे में सोचना और कुछ भी नहीं। और इतना बोलकर वो मशीन को चालू करने के लिए चली जाती है। वो मशीन को ऑन कर देती है, लेकिन जिस अंदाज में शियोरी मशीन को ऑपरेट कर रही थी वो देखकर हमें लग नहीं रहा था कि शियोरी को मशीन ऑपरेट करना आता भी है। लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक होता है और कोयोमी का पैरेलल शिफ्ट कामयाब हो जाता है। कोयोमी एक ऐसे वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहां पर उसका डॉग जिंदा था। वो अपने डॉग को फिर देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसके साथ खूब खेलता है। खेलने के बाद कोयोमी जब घर आता है तब उसे एक शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है कि उसके दादाजी नहीं रहे। ये पता चलने पर कोयोमी के होश उड़ जाते हैं और वो रोने लगता है। उस रात वो अपनी मॉम के साथ ही सोता है और अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो फिर से अपने दादाजी को जिंदा पाता है। उन्हें जिंदा देखकर वो भागकर यूनो को देखने जाता है जहां उसे यूनो की ग्रेव दिखाई देती है और कोयोमी समझ जाता है कि वो अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ चुका है। कोयोमी अपने दादाजी से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लंबी उम्र मिले। ये सुन दादाजी कहते हैं तुम अचानक से ये क्यों कह रहे हो, मैं तो हट्टा कट्टा हूँ, मुझे अभी कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कोयोमी एक बार फिर जाकर शियोरी से मिलता है। कोयोमी उसे शुक्रिया कहता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपने डॉग से फिर मिल सका। लेकिन शियोरी उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि आईपी कैप्सूल में पहले मुझे जाना था। वो एक ऐसे वर्ल्ड में जाना चाहती थी जहां उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स ना हुआ हो, लेकिन उसे आईपी कैप्सूल ऑपरेट करना नहीं आता था। इस वजह से उसने पहले कोयोमी को आईपी कैप्सूल में भेज दिया। कोयोमी को इस बात से बुरा नहीं लगता क्योंकि शियोरी की वजह से ही वो अपने डॉग से फिर मिल सका था।
और इसीलिए वो शियोरी की मदद करने के लिए भी तैयार हो जाता है। उसके बाद दोनों फिर से आईपी कैप्सूल वाले रूम में जाते हैं और शियोरी उस कैप्सूल में सो जाती है। कोयोमी कैप्सूल शुरू करने ही वाला था कि वहाँ पर शियोरी की मॉम आ जाती है। शियोरी की मॉम दोनों को इस चीज़ के लिए काफ़ी डांटती है। उनकी डांट खाने के बाद दोनों अपने रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और हैंडशेक करते हैं। इस इवेंट के बाद से दोनों हमेशा साथ में ही रहा करते हैं। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक साथ काफ़ी मज़े करते हैं। वो सारे काम एक साथ ही किया करते थे और दोनों एक साथ ही बड़े हो जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने के लिए निकलते हैं और ये शियोरी की इच्छा थी। पूरा दिन खोजने के बाद भी इन्हें कोई ऐसा नहीं मिलता जो मुसीबत में हो। शाम हो जाती है और दोनों वापस जाने लगते हैं। कोयोमी उससे पूछता है कि तुम अचानक से दूसरों की मदद क्यों करना चाहती हो। तब शियोरी बताती है कि डाइवोर्स के बाद वो पहली बार अपने डैड से मिली। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसे इंसान बनूं जो बिना कुछ लिए दूसरों की मदद करे। ये सुन कोयोमी कहता है तो क्या मैं अगर किसी प्रॉब्लम में रहूँगा तो तुम मेरी मदद करोगी। शियोरी कहती है कि नहीं, मैं किसी ऐसे इंसान की मदद करना चाहती हूँ जिसे मैं नहीं जानती, ताकि मैं उससे ये कह सकूँ ये छोटी सी बात थी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये दोनों एक ऐसी जगह आते हैं जहाँ से पूरे शहर का एक अच्छा व्यू मिलता है। कोयोमी बताता है कि यहाँ से रात में शहर काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। शियोरी कहती है तो अगले साल हम यहाँ रात में आएंगे। और फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह कोयोमी लैब जाता है क्योंकि उसके डैड ने उसे कुछ ज़रूरी बात बताने के लिए बुलाया था। कोयोमी वहां पहुंचता है और देखता है शियोरी वहां पहले से थी और उसके पास जाकर बैठता है और गलती से उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है। दोनों अपना हाथ हटाते हैं और शर्माने लगते हैं। उसके बाद हम कोयोमी के डैड को देखते हैं जो दोनों को पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मान के चलो कि हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं वो वर्ल्ड 0 है। इस तरह से पैरेलल वर्ल्ड की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो हमसे उतना ही दूर होगा। तब कोयोमी एक सवाल पूछता है कि अगर हम पैरेलल वर्ल्ड की एग्जैक्ट लोकेशन जान ले तो क्या हम अपनी मर्जी से उसमें जा सकते हैं। शियोरी की मॉम कहती है शायद फ्यूचर में ये चीज़ पॉसिबल है, प्रेजेंट में हम इसी पर रिसर्च कर रहे हैं कि हम अपने पसंद की वर्ल्ड चुनें और उसमें कैसे जा सकें। उसके बाद कोयोमी अपने डैड से वो ज़रूरी चीज़ पूछता है जिसके लिए उसे यहाँ बुलाया गया था। और तब उन्हें पता चलता है कि कोयोमी के डैड और शियोरी की मॉम एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। ये सुनकर दोनों काफ़ी दंग रह जाते हैं और वहाँ से निकलकर एक नदी के किनारे आ जाते हैं। शियोरी कहती है बड़ी होकर मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इनके पेरेंट्स अगर शादी कर लेंगे तो ये दोनों भाई बहन बन जाएंगे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें क्या करना चाहिए, इसीलिए दोनों घर छोड़कर भागने का फैसला करते हैं और दोनों ऐसा करते भी हैं। ये दोनों एक साथ पूरा दिन घूमते हैं, अपना फ्यूचर प्लान करते हैं कि ये लोग फ्यूचर में कैसे रहेंगे। देखते ही देखते रात हो जाती है और दोनों को समझ नहीं आता कि अब इन्हें कहाँ जाना चाहिए। फिर दोनों उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ ये पहले आए थे और वहाँ पर शियोरी कहती है कि उससे इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है। वो बताती है कि एक ऐसा वर्ल्ड एग्जिस्ट करता होगा जिसमें इनके पेरेंट्स का डाइवोर्स नहीं हुआ होगा। उस वर्ल्ड में इनके पेरेंट्स एक दूसरे से शादी भी नहीं करेंगे और ये दोनों भाई बहन भी नहीं बनेंगे। कोयोमी को भी ये बात ठीक लगती है और दोनों आईपी कैप्सूल के पास आ जाते हैं। मशीन को ऑपरेट करके दोनों कैप्सूल में सो जाते हैं और कोयोमी अपना फेस शियोरी की तरफ रखता है, जिसे देख शियोरी कहती है मुझे लगा था तुम अपना फेस उस तरफ रखोगे। कोयोमी कहता है ठीक है मैं पलट जाता हूँ, लेकिन शियोरी उसे रोक लेती है। फिर शियोरी कहती है कि पैरेलल वर्ल्ड में तुम मुझे अपनी वाइफ बनाना, और कोयोमी कहता है ठीक है चलो पैरेलल वर्ल्ड में शादी करते हैं। सीन बदलता है और सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ था जैसा ये चाहते थे। ये दोनों एक ऐसे वर्ल्ड में आ चुके थे जहाँ इनके पेरेंट्स का डाइवोर्स नहीं हुआ था। और ये पता चलने के बाद कोयोमी खुश होकर शियोरी के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ हम शियोरी को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स को देखती है और उनके तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन रोड क्रॉस करते वक्त एक गाड़ी आकर शियोरी को टक्कर मार देती है और रियल वर्ल्ड में कोयोमी को होश आ जाता है। लेकिन वो देखता है कि शियोरी को तो अभी तक होश नहीं आया था। वो ज़ोर ज़ोर से शियोरी को जगाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर उनके पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं और कोयोमी उनसे कहता है कि शियोरी अपनी आंखें नहीं खोल रही है।
शियोरी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और कोयोमी को पता चलता है कि शियोरी जिंदा है लेकिन वो कोमा में जा चुकी है। उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें इस तरह से घर से भागने की जरूरत नहीं थी, हमारी शादी के बाद भी तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते थे। अब कोयोमी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। पूरी रात वो बाहर रहता है और बस रोता ही रहता है। अगली सुबह घर जाते वक्त उसी रोड पर उसे शियोरी का भूत दिखाई देता है। कोयोमी उसके पास जाता है तो शियोरी कहती है कि कोयोमी मुझे माफ़ कर देना, मैं अब एक भूत बन चुकी हूँ। कोयोमी लैब में जाकर ये बात अपने डैड और शियोरी की मॉम को बताता है। तब ये शियोरी की मॉम उन्हें समझाती है कि शियोरी का ब्रेन पूरी तरह से ठीक है, उसे कोई डैमेज नहीं पहुंचा है, फिर भी वो कोमा में है, मतलब कि शियोरी की कॉन्शियसनेस अभी भी इस वर्ल्ड में नहीं लौटी है, उसकी चेतना अभी भी उसी पैरेलल वर्ल्ड में फंसी हुई है। और जैसा कि कोयोमी ने कहा कि उसने रोड पर शियोरी का भूत देखा, तो हो सकता है कि उस वर्ल्ड में शियोरी का एक्सीडेंट हुआ हो और उसी वक्त आईपी कैप्सूल में गड़बड़ी की वजह से दोनों फिर से इस वर्ल्ड में आने लगते हैं। लेकिन एक्सीडेंट की वजह से शियोरी की एक फिजिकल बॉडी खत्म हो जाती है, जिस वजह से उसकी कॉन्शियसनेस एक्सचेंज नहीं हो पाती और उसी वर्ल्ड में फंस कर रह जाती है और उसी रोड पर एक भूत की तरह भटकती है। कोयोमी कहता है कि ये सारी उसकी ही गलती थी, लेकिन शियोरी की मॉम कहती है कि ये बस एक एक्सीडेंट था। कोयोमी पूछता है शियोरी को बचाने का कोई रास्ता है? शियोरी की मॉम कहती है एक रास्ता है, हमें शियोरी के वर्चुअल एलिमेंट्स को कंट्रोल करके उसे उसकी बॉडी के साथ अलाइन करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वर्चुअल एलिमेंट्स की बस थ्योरी ही है, ये रियलिटी में अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। एंड तब कोयोमी कहता है कि आप इस वर्चुअल एलिमेंट्स के एक्सपेरिमेंट्स को मुझ पर ट्राई करके देखो, मैं शियोरी को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। आज उसकी जो भी हालत है सब मेरी वजह से है। वो शियोरी की मॉम के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस आप शियोरी को बचा लीजिए। और उसके बाद वो रोने लगता है और कहता है कि आप मुझे डांटिए, मुझे मारिए, ये सारी मेरी ही गलती थी। आपकी बेटी कोमा में है, इसके बाद भी आप शांत कैसे रह सकती हैं? फिर वो देखता है कि शियोरी की मॉम भी रो रही थी और वो कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो बस एक अच्छी माँ नहीं बन सकी। कोयोमी कहता है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है जिससे शियोरी को बचाया जा सके, लेकिन शियोरी की मॉम मना कर देती है कि अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो गया तो। तब हिडाका शियोरी की मॉम से कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं भी एक अच्छा पिता नहीं बन सका, लेकिन अब मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, तुम बस उसे एक मौका देकर देखो। शियोरी की मॉम कहती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले कोयोमी तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। उसके बाद से कोयोमी काफ़ी मेहनत करता है, वो दिन रात एक कर देता है और काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करता है। उसके हार्ड वर्क की वजह से कोयोमी को एक काफ़ी अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। इन सब के साथ साथ वो लोग देर रात तक वर्चुअल एलिमेंट्स पर रिसर्च करते और कोयोमी के ऊपर ट्रायल्स भी किए जाते, लेकिन इन सब के बावजूद उनको कोई भी लीड नहीं मिल पा रहा था। कोयोमी रोजाना उस रोड पर शियोरी से मिलने भी जाया करता और अब उसे लगने लगता है कि ऐसा कोई भी पैरेलल वर्ल्ड नहीं है जिसमें वो शियोरी को बचा सके। एक दिन ऐसा ही सभी लोगों के चले जाने के बाद भी कोयोमी अकेले देर रात तक लैब में काम कर रहा था और उसी दौरान उसकी आंख लग जाती है और पैरेलल शिफ्ट के जरिए वो एक अलग वर्ल्ड में पहुंच जाता है। दूसरे वर्ल्ड में कोयोमी खुद को एक लड़की के साथ नंगू पंगू अवस्था में पाता है और काफ़ी हैरान हो जाता है। कोयोमी के साथ वाली लड़की भी जाग जाती है और वो जैसे ही कोयोमी का नाम लेती है, कोयोमी फिर से अपने रियल वर्ल्ड में जाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोयोमी को उसके डैड बताते हैं कि अब शियोरी का दिल धड़कना भी बंद हो गया है, मतलब कि वो इस दुनिया से भी जा चुकी है। फिर हम शियोरी के फ्यूनरल को देखते हैं और इन सब चीज़ों की वजह से कोयोमी काफ़ी सैड हो जाता है। कोयोमी शियोरी से मिलने जाता है, तब शियोरी भी उससे पूछती है कि आज तुम बहुत उदास दिख रहे हो, क्या कुछ बुरा हुआ है? कोयोमी कुछ नहीं कहता और रोने लगता है। उसे रोता देख शियोरी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा यही हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोयोमी उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे छू नहीं पाता। बहुत वक्त बीत जाता है और अब कोयोमी को दाढ़ी भी आ जाती है। वो अभी भी वर्चुअल एलिमेंट्स पर रिसर्च कर रहा है और उसके हेल्प के लिए उसे एक असिस्टेंट भी दी जाती है जिसका नाम होता है काजुने ताकीगावा।
काजुने अपने फील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट होती है और इंटेलिजेंट भी। उसने पीएचडी कर रखी होती है और वो भी कोयोमी के ही एज की होती है। अगले सीन में हम कोयोमी को देखते हैं जो अपने डैड से कह रहा होता है कि उसे किसी भी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले काम कर सकता है। तभी वहाँ पर पूरे प्रोग्राम की डायरेक्टर जो कि शियोरी की मॉम होती है, और अब वो कोयोमी की भी मॉम है क्योंकि उसके डैड ने उसके साथ शादी कर ली थी। वो कोयोमी को समझाती हैं कि मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं करूँगी, लेकिन कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता। पेरेंट्स होने के नाते हमें भी तुम्हारी चिंता लगी रहती है। अब कोयोमी उनकी बात नहीं टालता और काजुने के साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके डैड कहते हैं कि पहले तुम दोनों को डिनर पर जाना चाहिए, और शियोरी की मॉम कहती है पहले तुम नहा लेना और साथ में शेव भी कर लेना। अगले सीन में हम दोनों को एक कैरियोके में देखते हैं जहाँ पर कोयोमी काफ़ी फॉर्मल तरीके से पेश आ रहा था। तब काजुने कहती है कि तुम्हें इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, हम सेम एज के हैं और साथ में क्लासमेट्स भी। कोयोमी को कुछ समझ नहीं आता और काजुने बताती है कि वो दोनों सेम स्कूल में थे, लेकिन कोयोमी ने कभी उसे देखा ही नहीं। वो अपने काम से ही काम रखा करता था। स्कूल में वो हमेशा फर्स्ट आता, जिस वजह से काजुने सेकंड आया करती। कॉलेज में काजुने ने सोचा था कि वो कोयोमी को हरा देगी, लेकिन कोयोमी ने वर्चुअल साइंस ले लिया और इस लैब को ज्वाइन कर लिया, जिसे ज्वाइन कर पाना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद आज काजुने ने भी इस लैब को ज्वाइन कर लिया है, और वो कोयोमी को धमकी दे रही थी कि अब हम फिर से सेम फील्ड में हैं, इसीलिए सावधान रहना। उसके बाद काजुने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और टल्ली हो जाती है। कोयोमी को उसकी हेल्प करनी पड़ती है। फिर वापस आते वक्त दोनों उसी क्रॉस रोड से गुजरते हैं, और वहाँ से जाते वक्त कोयोमी शियोरी से कहता है कि मैं तुमसे मिलने दोबारा आऊँगा। तब काजुने उसे देख लेती है और कहती है कि तो तुम भी उस भूत को देख सकते हो। ये सुन कोयोमी काफ़ी हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि तुम किसकी बात कर रही हो। काजुने बताती है उस क्रॉस रोड के भूत की जो इंसान की तरह दिखता है। मतलब कि काजुने भी शियोरी को देख सकती थी। फिलहाल के लिए कोयोमी उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। अगले दिन कोयोमी शियोरी के बारे में सारी बातें काजुने को बता देता है और कहता है कि मैंने बस शियोरी को बचाने के लिए ही इस लैब को ज्वाइन किया था। और उसके बाद काजुने कहती है कि अगर हम आईपी को ठीक कर दें तो शियोरी को बचाया जा सकता है। कोयोमी कहता है कि नहीं, शियोरी की बॉडी अब नहीं रही, तो अब उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है। काजुने कहती है कि तुम अभी भी इंस्टीट्यूट में हो, मतलब कि तुम्हारे दिमाग में कुछ तो है। तब कोयोमी बताता है कि वो शियोरी के वर्चुअल एलिमेंट को ऐसे वर्ल्ड में भेजना चाहता है जहां शियोरी का एक्सीडेंट ना हुआ हो। काजुने कहती है तो ये टाइम शिफ्टिंग होगा जो इम्पॉसिबल है। कोयोमी कहता है इसीलिए उसे फंडिंग नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ कर लेगा। कोयोमी ने ये सारी बातें काजुने को इसलिए बताई थी क्योंकि वो भी शियोरी को देख सकती थी। कोयोमी ये सारी बातें राज रखने के लिए कहता है। काजुने कहती है ठीक है, इसके बदले तुम मुझे अपने साथ काम करने दो। फिर दोनों हैंडशेक करते हैं और काजुने को छूते ही कोयोमी को वो नंगू पंगू लड़की की याद आती है जो कि दूसरे वर्ल्ड में काजुने ही थी। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। कोयोमी नशे की हालत में शियोरी से मिलने जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें ज़रूर बचा लूँगा। शियोरी कहती है कि अब रहने दो, बहुत वक्त बीत चुका है, तुम बड़े हो चुके हो, अब शायद तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, इसीलिए ऐसा मत कहो, मैं बस तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे अकेला मत छोड़ो। कोयोमी रोने लगता है और शियोरी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें 10 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। कोयोमी और काजुने एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। वर्चुअल साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है और अब ये लोग डायरेक्शन शिफ्ट को भी यूज़ कर सकते थे। कोयोमी और शियोरी की मिस्ट्री भी सॉल्व हो चुकी है। आईपी कैप्सूल में गड़बड़ी, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, आईपी इन्फ्लुएंस रेंज, इन चीज़ों की वजह से ही शियोरी उस रोड पर भूत के रूप में है। कोयोमी कहता है कि बहुत कुछ हो गया, लेकिन हम पैरेलल शिफ्ट से अभी भी कोसों दूर हैं। उसके बाद काजुने उसे पीने के लिए एक जूस कैन देती है और जब कोयोमी उसे जूस को गिलास में गिरते हुए देखता है तो उसमें बन रहे बबल्स को देखता है और तब उसे अपने बचपन की याद आ जाती है कि ये दुनिया पानी की गहराई में बन रहा एक बबल ही तो है। और फिर उसे कुछ क्लिक होता है और वो अपने कंप्यूटर के पास जाता है
और कंप्यूटर में कुछ इनपुट्स फीड करता है और जो आउटपुट आता है उसे एनालाइज करने के बाद कोयोमी कहता है कि टाइम शिफ्टिंग पॉसिबल है और वो लोग शियोरी को बचा सकते हैं। काजुने भी एनालिसिस को देखती है और फिर कोयोमी को कांग्रेट्स करती है और कहती है कि तुमने एक। उसके बाद दोनों इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे एंड वहीं पर काजुने कहती है कि टाइम शिफ्टिंग के बाद तुम अपनी पर्सनालिटी और अपनी यादों को खो दोगे। कोयोमी कहता है मैं बस चाहता हूँ कि मेरी शियोरी एक खुशहाल जिंदगी जिए। काजुने पूछती है कि वो किस वर्ल्ड में जाने वाला है। कोयोमी कहता है एक ऐसी दुनिया जहाँ मैं और शियोरी कभी मिले ही नहीं थे। उसके बाद हमें एक दूसरे पैरेलल वर्ल्ड की स्टोरी दिखाई जाती है और हम एक बार फिर उसी सीन को देख पाते हैं जहां कोयोमी को अपनी मॉम और डैड में से किसी एक को चुनना था। कोयोमी इस वर्ल्ड में अपनी मॉम के साथ रहने का डिसीजन लेता है और उसके अगले सीन में हम कोयोमी को देखते हैं वो एक टॉय गन के साथ खेल रहा था। ये गन कोयोमी के डैड ने उसे 8th बर्थडे पर दिया था। कुछ देर बाद वहाँ पर दादाजी आते हैं और वो कोयोमी से ये कहते हुए गन छीन लेते हैं कि इस पर लिखा हुआ है इसका यूज़ केवल 10 साल के बच्चे कर सकते हैं, और वो गन लेकर चले जाते हैं। इससे कोयोमी नाराज़ हो जाता है और वो कहता है कि मैं दादाजी से अब कभी बात नहीं करूँगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कोयोमी बाहर बैठा हुआ था, उसके पास यूनो आती है जिसे देखकर वो अपनी मॉम से जाकर पूछता है कि क्या मैं यूनो को वॉक पर ले जा सकता हूँ। उसकी मॉम कहती है अब ये काम तुम्हारा ही है और पीछे हम दादाजी की डेड बॉडी को देख पाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यूनो भाग रही थी और कोयोमी उसका पीछा कर रहा था। दौड़ते दौड़ते वो गिर जाता है और एक पैरेलल शिफ्ट की वजह से वो शियोरी वाले कोयोमी के साथ अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सचेंज कर लेता है। और ये बात हमें शुरुआत से ही पता है कि पैरेलल शिफ्ट में इंसान की बॉडी नहीं बल्कि उनकी कॉन्शियसनेस एक दूसरे के साथ बदलती है। तो ये वही वक्त था जब कोयोमी अपने डॉग यूनो को देखने के लिए आईपी कैप्सूल में लेटता है और वो इस वर्ल्ड में आ जाता है जहाँ यूनो जिंदा थी और इस वर्ल्ड का कोयोमी शियोरी वाले वर्ल्ड में पहुंच जाता है। वो आईपी कैप्सूल में अपनी आंखें खोलता है और शियोरी आकर आईपी कैप्सूल को ओपन करके वहां से भाग जाती है क्योंकि उसे ये बात पता है कि ये दूसरे वर्ल्ड का कोयोमी है। फिर कोयोमी लैब से बाहर आता है और अपनी मॉम को कॉल करके बुलाता है। उसकी मॉम कहती है कि तुमने अपने डैड को कॉल ना करके मुझे बुलाया, और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो वर्ल्ड था जहां कोयोमी ने अपने डैड के साथ रहने का डिसीजन लिया था। कोयोमी कहता है मुझे डैड का नंबर नहीं याद था। उसके बाद कोयोमी अपने घर आता है और दादाजी को जिंदा देखकर समझ जाता है कि ये उसका वर्ल्ड नहीं है। वो अपने दादाजी से कहता है कि वो आज उनके साथ सोना चाहता है। रात में सोते वक्त कोयोमी दादाजी से माफ़ी मांगता है उस गन वाले इंसिडेंट के लिए और दादाजी भी समझ जाते हैं कि ये दूसरे वर्ल्ड का कोयोमी है। दादाजी कोयोमी से पूछते हैं कि यहाँ आने से पहले तुमने अपने ग्रैंडपा से लड़ाई किया था। हो सकता है कि उन्होंने तुम्हें डांटा हो, लेकिन इसके बाद भी वो तुमसे नाराज़ नहीं है, वो तुमसे हर यूनिवर्स में प्यार करते हैं। ये सुन कोयोमी रोने लगता है और मैं भी अपने ग्रैंडपा से प्यार करता हूँ कहकर सो जाता है। अगली सुबह उसकी आंखें खुलती है और वो खुद को अपनी मॉम के पास पाता है और वो समझ जाता है कि वो अपने वर्ल्ड में वापस आ चुका है। आज ग्रैंडपा का फ्यूनरल था। वो घर के कामों में अपनी मॉम की हेल्प करता है और सफाई करते वक्त उसे एक ड्रॉर से वही टॉय गन मिलता है और उसमें एक लेटर भी था जिसमें लिखा था कि हैप्पी 10th बर्थडे कोयोमी, इसका यूज़ इंसानों और जानवरों पर मत करना। उसके बाद हमें कोयोमी के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वो स्कूल में काजुने को देखता है जो स्पीच दे रही थी। फिर घर वापस आते वक्त काजुने उसे रोकती है और कहती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। और फिर उस दिन के बाद से दोनों एक साथ रहने लगते हैं और स्टोरी आगे बढ़ती है। दोनों साथ में स्कूल ख़त्म करते हैं, कॉलेज के बाद उसी लैब को ज्वाइन करते हैं और फिर दोनों शादी भी कर लेते हैं। उसके बाद दोनों का एक बेटा होता है और फिर हमें उनके बेटे की भी शादी दिखाई जाती है और फिर हमें उनके बच्चे को भी दिखाया जाता है। मतलब कि कोयोमी अब दादा बन चुका था। उसके बाद हमें रियल वर्ल्ड यानी कि शियोरी के वर्ल्ड के कोयोमी और काजुने को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। अब कोयोमी के पास बस 1 महीना बचा है और अगर वो इससे पहले मर गया तो उनका मिशन फेल हो जाएगा। एक ऐसी दुनिया जहां कोयोमी और शियोरी मिले ही नहीं, उसे पता लगाने के लिए कोयोमी ने अपनी मौत तक का इंतज़ार कर लिया। ये था कोयोमी का शियोरी के प्रति प्यार। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां कोयोमी बता रहा होता है कि शियोरी और कोयोमी का मिलना और शियोरी का एक्सीडेंट दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।
हमें बस एक ऐसे वर्ल्ड को खोजना है जहां हम दोनों मिले ही ना हो। उसके बाद कोयोमी को बस उस वर्ल्ड में जाना होगा, मतलब कि टाइम शिफ्ट करना होगा। बचपन में आईपी कैप्सूल में गड़बड़ी की वजह से कोयोमी और शियोरी एक साथ ही पैरेलल वर्ल्ड में शिफ्ट हो रहे होते हैं और उसे ये बात तब पता चली थी जब पास्ट में वो एक ऐसे वर्ल्ड को खोज रहा था जिसमें शियोरी जिंदा थी, लेकिन सभी वर्ल्ड में कोयोमी के साथ शियोरी की कॉन्शियसनेस या फिर यूं कहे कि उसका भूत कोयोमी के साथ गया था। इसीलिए जैसे ही कोयोमी एक ऐसे वर्ल्ड में शिफ्ट होगा वैसे ही शियोरी का भूत भी उसके साथ उस वर्ल्ड में चला जाएगा। और जैसा कि हमें पता है कि उस वर्ल्ड में कोयोमी और शियोरी कभी मिले ही नहीं थे, इसीलिए शियोरी बस उस वर्ल्ड में जिंदा होगी। ये सब सुन काजुने पूछती है, तो फिर इस वर्ल्ड में तुम्हारे बॉडी का क्या होगा? कोयोमी कहता है, मेरा हाल भी ठीक शियोरी की तरह हो जाएगा। कुछ वक्त तक मैं कोमा में रहूंगा और फिर कोयोमी कुछ बोलता कि उससे पहले ही काजुने उस पर कूद पड़ती है और कहती है, क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? तुम अपनी बॉडी को यहीं छोड़कर एक ऐसे वर्ल्ड में चले जाओगे जहां तुम और शियोरी एक दूसरे को जानते भी नहीं। क्या तुमने सोचा है इस वर्ल्ड में तुम्हारे पेरेंट्स का क्या होगा, उनकी फीलिंग्स का क्या मतलब है ये सब करने का? कोयोमी गुस्से में कहता है, मुझे ये सब करने के लिए कोई मतलब नहीं चाहिए। मैं खुद को और इस दुनिया को कभी माफ़ नहीं कर सकता जिसकी वजह से शियोरी का ये हाल हुआ है। मुझे बस उसे बचाना है और मुझे किसी से भी कोई मतलब नहीं। काजुने रोने लगती है। शायद ये सब हुआ कोयोमी के प्रति काजुने के फीलिंग्स की वजह से। इंसान किसी के साथ 2 दिन भी रह लेता है तो उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाता है। ये तो फिर भी 10-15 सालों से साथ हैं, तो हो सकता है काजुने को कोयोमी से प्यार हो गया हो। और अब जब उसे पता चल रहा है कि कोयोमी तो उसे छोड़कर जाने वाला है तो वो रोने लगती है। कोयोमी कहता है, अगर अब तुम्हें मेरा साथ नहीं देना तो तुम जा सकती हो। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और अभी तक काजुने ने कोयोमी का साथ नहीं छोड़ा था और ये था काजुने का कोयोमी के प्रति प्यार, जिसके लिए उसने अपनी जवानी तक कुर्बान कर दी। प्रेजेंट में कोयोमी काजुने से अपने पास्ट के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांग रहा होता है कि उसे इन सब चीज़ों में काजुने को नहीं घसीटना चाहिए था। काजुने कहती है, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा ही डिसीजन था, मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ आई हूँ। उसके बाद कोयोमी जाकर शियोरी से मिलता है और उससे कहता है कि मैंने काफ़ी लंबे समय तक तुम्हें इंतज़ार करवाया। मैं तुमसे तब मिला था जब हम बच्चे थे। उसके बाद एक एक्सीडेंट हुआ और अब उस बात को 60 साल बीत चुके हैं। काफ़ी लंबा वक्त था, लेकिन अब वक्त आ चुका है अलविदा कहने का। मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में लेकर जाऊंगा जहां हम कभी मिले ही नहीं थे। वहां तुम एक खुशहाल जिंदगी जियोगी। शियोरी पूछती है कि क्या अब मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी? कोयोमी कहता है, हाँ कभी नहीं, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। ये सुन शियोरी रोने लगती है। वो कहती है, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती, मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि मैं तुम्हें दोबारा कभी न देख सकूं। कोयोमी कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता था। उसके बाद वो शियोरी से कहता है, चलो एक वादा करते हैं, एक ऐसी दुनिया जहाँ हम 1 महीने बाद अगस्त 17 को पैदा हुए थे, हम फिर से उस दुनिया में जाने वाले हैं जब हम 7 साल के थे। तो उस दुनिया में मैं ठीक इसी दिन 10 बजे तुमसे मिलने के लिए इस रोड पर आऊँगा, आज से ठीक 66 साल बाद। शियोरी कहती है, ये तो काफ़ी लंबा वक्त है। कोयोमी कहता है, हाँ हमें फिर से अपनी ज़िंदगी जीनी होगी। तब तक क्या तुम इस वादे को याद रख पाओगी? शियोरी कहती है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी, मैं इस वादे को हमेशा याद रखूंगी। कोयोमी कहता है, अगर ऐसी बात है तो वक्त आ चुका है अलविदा कहने का। वो खड़ा होता है और शियोरी को अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगता है। शियोरी उसे पीछे से आवाज़ लगाकर कहती है, कोयोमी मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिली, तुम वो इंसान हो जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और उसके बाद कोयोमी वहाँ से चला जाता है। हो सकता है कि आपको ये सीन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, तो इसे अच्छे से समझ लेते हैं जी। देखो, इस मूवी में 2 कॉन्सेप्ट की बात बताई गई है, एक तो पैरेलल शिफ्ट और दूसरा टाइम शिफ्ट। पैरेलल शिफ्ट तो आपको पता ही है, इसमें इंसान की चेतना बदलता है, उसका शरीर और समय दोनों एक जैसा ही रहता है। लेकिन टाइम शिफ्ट में ये लोग टाइम ट्रैवल करने वाले हैं, बट ये कोई नॉर्मल टाइम ट्रैवल नहीं है। ये दोनों एक ऐसे वर्ल्ड में जाएंगे जहां ये कभी मिले ही नहीं थे, और उस वर्ल्ड के अंदर ये लोग उस वक्त में टाइम ट्रैवल करेंगे जब ये दोनों 7 साल के थे। तो कोयोमी ने उस वर्ल्ड के अंदर शियोरी से 66 साल बाद मिलने का वादा किया है, जो कि आज का ही दिन होगा, लेकिन एक अलग वर्ल्ड में जहां ये लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं।
तो भाई यहाँ एक और सवाल आ जाता है, अगर इन्होंने टाइम शिफ्ट किया तो इनके पास इनकी यादें तो होने वाली है नहीं, और ये दोनों भी एक दूसरे को नहीं जानते होंगे, तो फिर ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे कैसे? तो इन दोनों को एक दूसरे के प्रति इनका प्यार मिलवाएगा। प्यार में इतनी ताकत तो होती है कि वो एक दूसरे को खोज सके। अब स्टोरी में हमने एक ब्रेक ले लिया है, तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस मूवी का एक और पार्ट है जिसे देखने के बाद इस मूवी की एंडिंग बदलने वाली है। हम उसे भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर वो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। तो और वक्त ज़ाया किए बिना कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं जी। अगले सीन में हम कोयोमी को देखते हैं जो आईपी कैप्सूल में होता है और काजुने मशीन ऑपरेट कर रही होती है। मशीन शुरू करने से पहले काजुने कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी मिले, गुड बाय कोयोमी। और इतना बोलकर काजुने मशीन शुरू कर देती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन रुको रुको, अभी एंड क्रेडिट वाला सीन। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कोयोमी को जो एक कमरे में अपनी आंखें खोलता है और उसके हाथ में एक डिवाइस होता है जिसमें एक आज का स्केड्यूल था 17 अगस्त 10 AM का। उसे एक क्रॉस रोड पर जाना था, लेकिन कोयोमी को इसके बारे में कुछ भी याद ही नहीं था। वो इसके बारे में अपनी वाइफ को, जो कि इस वर्ल्ड में काजुने थी, उससे भी इसके बारे में पूछता है। वो कहती है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, शायद वहाँ जाकर तुम्हें कुछ याद आ जाए। फिर कोयोमी वहाँ चला जाता है। दूसरी तरफ हम शियोरी को देखते हैं जो अभी भी उस रोड पर एक भूत ही होती है, और तभी उसके पास छोटा कोयोमी आता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ, चलो शादी करते हैं। और फिर दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर हमें ब्लैक स्क्रीन दिखाया जाता है जहाँ बूढ़ा कोयोमी किसी को थैंक यू कहकर उसे उसका नाम पूछता है, तो वो कहती है ये छोटी सी बात थी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और बस इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं खत्म हो जाती है।